बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। किसी भी राष्ट्र में किसी भी जंग की कीमत सिर्फ गोलियों से नहीं चुकाई जाती है। हर नोट, हर खेत, हर रोजगार इस सुलगते धुएं में तबाह हो जाता है। जंग में दोनों राष्ट्रों में संसाधनों की काफी बर्बादी होती है। जंग में जीतने वाला राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था से हार जाता है। जब उधर तोप, मिसाइल और ड्रोन चलते हैं तो नोटों की नदियां सूख जाती हैं। देश चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस देश की अर्थव्यवस्था मृत हो जाती है। लोगों की लाशों के साथ, हर बीतते दिन के साथ जंग का बजट बढ़ता है और आम जनता का बजट घटता चला जाता है। मिसाइल गिरती है तो अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच जाती है। किसी भी राष्ट्र को यह सोचना चाहिए कि क्या जंग में सच में किसी की जीत भी है या सिर्फ ये बाजार की हार है, जनता की जेब होती है इसका शिकार है। यही है असली विषाद, यहीं से है असली सवाल। कोई राष्ट्र जीत भी जाए लेकिन हारता है सिर्फ इंसान, अर्थव्यवस्था रोती है। यही है जंगे बयान। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी तेज कर दी है। तेहरान सहित ईरान के कई बड़े शहर और रणनीतिक ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। हालात यह है कि ईरान के ज्यादातर शहरों में चारों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है। अमेरिका ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान से जंग जीतकर ही मानेंगे। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, उससे ईरान को हार मिल सकती है। लेकिन इस जंग का लक्ष्य क्या होगा और इसकी कीमत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका अभी तक इस जंग में काफी पैसे खर्च कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका पर पहले 24 घंटे की लड़ाई में 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज और हथियारों की तैनाती का खर्च करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को इस जंग की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही खस्ताहाल है। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था जूझ रही थी। ऐसे में उनके पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका के एक एक हथियार काफी महंगे हैं। अगर बात करें सिर्फ अमेरिकी मिसाइलों की, तो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की कीमत लगभग 13 से 27 करोड़ के आसपास है। पैट्रियट मिसाइल 36 करोड़ के आसपास की है। वहीं SM-3 इंटरसेप्टर की कीमत करीब 110 से 138 करोड़ के आसपास की है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उड़ाने के 1 घंटे का खर्च करीब 33 लाख रुपए आता है, जबकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के 1 घंटे के उड़ान का खर्च करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आता है। अब आप सोचिए, अमेरिका ईरान पर लगभग 4,000 मिसाइलें दागने का दावा कर रहा है। ऐसे में आप इसके खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक को मिडिल ईस्ट देशों के आसपास तैनात किया है। इनमें 2 युद्धपोतों के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और मिसाइल डिफेंस से लैस जहाज भी शामिल हैं। इन सभी को तैनात करने में अमेरिका को लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक दिन का खर्च लगभग 55 से 73 करोड़ रुपए आता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को निस्तानाबूद करने पर तुले हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में ये जंग लंबी खिंच सकती है, जिससे अमेरिका पर युद्ध का भारी खर्च आ सकता है।
अगर ये जंग 1 महीना तक चली तो अमेरिका को लगभग 5 से 13 लाख करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 3 महीने तक खिंची तो अमेरिका को 18 से 41 लाख करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 6 महीने चली तो अमेरिका पर 46 से 83 लाख करोड़ तक का खर्च आ सकता है। और अगर ये जंग 1 साल तक खिंच गई तो अमेरिका को 92 से 184 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ सकता है। यानी अमेरिका को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका पहले ही इराक युद्ध में करीब $2 खरब खर्च कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान जंग में अमेरिका को $2.3 खरब खर्च करने पड़े थे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म नहीं किया तो उसे एक बार फिर से युद्ध में भारी भरकम खर्च उठाना पड़ सकता है। लेकिन इतने खर्च के बाद अमेरिका इस जंग से क्या हासिल करेगा? क्या अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सिर्फ रिजीम चेंज करना है या फिर वो ईरान में अपना पपेट बिठाकर यहाँ के ऑयल पर एक बार फिर से अपना कंट्रोल चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस जंग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। यूएई पर फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। यूएई पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। यूएई पर अब तक 1138 ड्रोन हमले कर चुका है। यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 1138 मतलब 1138 ड्रोन हमले हुए हैं। एक और उसमें संख्या जोड़ लीजिए, यूएई पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूएई पर अब तक 1138 हमले किए हैं और एक और हमला ईरान ने यूएई के ऊपर कर दिया है। दरअसल यह हमला अमेरिकी बेसिस पर है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो अमेरिकी बेस है वहीं पर ईरान हमले कर रहा है। अभी 1138 ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है और तस्वीरें देखिए एक बार। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना जोरदार था। चारों ओर आपको ये गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं। उसी के बीच में धुआं उठता हुआ दिख रहा है। उन इमारतों से भी 2 गुना 3 गुना ऊपर। इससे पता चलता है कि हमला कितना जोरदार था। और अब चलिए आगे बढ़े। आजकल की जंग मिसाइल के अलावा कैलकुलेटर से भी जीती जाती है। आप पूछेंगे कि कैसे भाई? मैं कहूंगा कि जंग के असली नियम यही हैं कि सामने वाले का खर्चा बढ़ा दो और अपना खर्चा घटा दो। सस्ते हथियार से महंगे हथियारों को गिरा दो और फिर देखो कैसे युद्ध का गणित बदल जाता है। जंग का असली हथियार मिसाइल ही नहीं बल्कि कैलकुलेटर भी है जो खर्चा गिनता है। ईरान वही कर रहा है। सस्ते ड्रोन अगर महंगे मिसाइलों को गिरा दें तो असली जीत तो हथियारों की नहीं अर्थशास्त्र की भी है ना। जंग की कुशल रणनीतियों में से एक ये भी है कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। मतलब सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितने हथियार हैं, सवाल ये है कि किसके पास कितनी चालाकी है। उदाहरण खुद ईरान को ले लीजिए। ईरान के $20,000 वाले ड्रोन अमेरिका के $40 लाख वाले मिसाइलों को मार रहे हैं। इजरायल ईरान जंग हर दिन भयानक होती जा रही है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो इसके जवाब में ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट पर बम बरसा रहा है। ईरान इस जंग में ज्यादातर सस्ते ड्रोन से अटैक कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजरायल और मिडिल ईस्ट को महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। यानी ईरान पहले इजरायल और मिडिल ईस्ट देशों की इंटरसेप्ट क्षमता को कम करने की रणनीति अपना रहा था। इससे अमेरिका और इजरायल ईरान पर हावी तो हो रहे हैं, लेकिन उनका खर्च ज्यादा पड़ रहा है।
ईरान की इस रणनीति को देखकर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके लिए इजरायल और अमेरिका ने तेहरान सहित ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उसे तहस नहस करना शुरू किया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की नेवी को भारी चोट पहुंचाई। अमेरिका ने ईरान के करीब 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया। अमेरिकी नेवी ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को सबमरीन से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में डुबो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सबमरीन ने किसी बड़े युद्धपोत को डुबो दिया हो। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस आइरिस डेना पर ईरानी नेवी के करीब 180 नाविक सवार थे। इसमें से 87 नाविकों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ नाविकों को बचाया। अमेरिका की तरफ से लगातार अपनी नेवी और वॉरशिप पर अटैक से तमतमाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने अमेरिका को आइरिस डेना डुबोने के लिए भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्धपोत को हॉर्मुज से हटा दिया है। फिलहाल किसी को भी पता नहीं है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां तैनात है। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ईरान का वो हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया को इस जंग से प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। हालांकि सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग थमेगी या और बढ़ेगी। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंगी आग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये जंग और कहां तक भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इस बीच एक और अपडेट है युद्ध क्षेत्र से। ईरान के तेहरान में मिसाइल से हमला हो गया है। अभी की खबर हम आपको बता रहे हैं। तेहरान में 2 स्कूलों पर मिसाइल से हमला हुआ है। यह बड़ी अपडेट है और यह सोचने वाली बात है। युद्ध में कुछ नियम होते हैं जिनमें अस्पतालों पर, जिनमें स्कूलों पर हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस जंग में सारे उसूल ताक पर रख दिए गए हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं, ये तस्वीरें उसी की मुनादी हैं कि इस जंग में कोई नियम, कोई कानून नहीं है, कोई मानवता नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। सब कुछ ताक पर रख दिया गया है और ये गिरती हुई नैतिकता का भी प्रमाण है। ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग चाहे किसी भी लक्ष्य को पूरा करे, मतलब इजरायल अपना टारगेट अचीव कर ले, अमेरिका कर ले या ईरान कर ले, लेकिन उसका पूरा घाटा पूरी दुनिया को होगा। एक नाम आप भी खबरों में सुन रहे होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल आता है। तेल के लिहाज से अहम यह व्यापारिक रास्ता भी है। यहां पर ईरान लगातार कई तेल के टैंकर को डुबो चुका है। सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो गया तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हालांकि भारत यह कह चुका है कि हमारे पास पर्याप्त तेल का स्टोरेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है। अगर यह थम गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए इस सवाल पर हर राष्ट्र को सोचना चाहिए कि जंग से किसे फायदा है और किसे नुकसान है। वैसे जवाब साफ है इसका, नुकसान सबका है और फायदा कुछ का है। इजरायल और ईरान के बीच जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। अमेरिका और इजरायल के एयर स्ट्राइक में अपनी टॉप लीडरशिप खोने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उन जहाजों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। हॉर्मुज में अब तक 10 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल हमला हो चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि यहीं से दुनिया भर का करीब 20% तेल आता है। 28 फरवरी को क्रूड ऑयल की कीमत $72 प्रति बैरल थी।
जबकि युद्ध के बाद 4 मार्च को ये $80 प्रति बैरल हो गई। इसके अलावा LNG की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। 28 फरवरी से अब तक एशिया में LNG की कीमतें 68% तक बढ़ी हैं, जबकि यूरोप में 57% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी इस युद्ध से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत के ईंधन का आधे से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हॉर्मुज के रास्ते से भारत का 50% क्रूड ऑयल आता है, जबकि 80% LNG भी इसी रास्ते से आता है। सप्लाई में रुकावट से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, बल्कि घरों और इंडस्ट्रीज में गैस सप्लाई में भी रुकावट आएगी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और देश की जनता में आक्रोश बढ़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका ईंधन के लिए खाड़ी देशों पर बहुत कम निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका खाड़ी देशों से 5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदता है। ये कुल अमेरिकन ऑयल इंपोर्ट का 7% है। ये आंकड़ा अमेरिकन कंपनशन का सिर्फ 2% है। अमेरिका ने पिछले 40 सालों में खाड़ी देशों से सबसे कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, क्योंकि अमेरिका लगातार अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हॉर्मुज चोक होने से अमेरिका पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और इजरायल ने मिडिल ईस्ट में जंग छेड़कर पूरी दुनिया को अस्थिर करने का प्लान तैयार कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जल्द इसका असर भी दिखने वाला है। ऐसे में भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखकर इस संकट से निकल सकता है। हालांकि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी दी है। ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका ने रूस से भारत की तेल खरीद को लगभग बंद कर दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या भारत अमेरिका की चेतावनी को इग्नोर कर रूस से तेल खरीदना जारी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी अपडेट है। वॉर जोन से जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली हर्मिस ड्रोन तबाह कर दिए हैं। खरमाबाद शहर में ड्रोन नष्ट किए गए हैं, ये ईरान का दावा है। ये ड्रोन अटैक के बाद जो उसे नष्ट किया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर्मिस ड्रोन है, ये काफी ताकतवर होते हैं। इनके अटैक जो हैं काफी टारगेटेड होते हैं, लेकिन अब ये दावा ईरान ने किया है कि इसको भी तबाह कर दिया है। उधर वैश्विक राजनीति में तोड़फोड़ मची है और शतरंज बिछी हुई है। इधर आजकल बिहार में भी वही हालात है। यहां पर राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज है। राजनीति का खेल शतरंज से भी ज्यादा कठिन होता है, ये बात तो आप भी मानते हो। और अगर बात बिहार की सियासत की हो तो यहां कब चालें पलट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब बनी हुई सरकार गिर जाए, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी सरकार में आ जाए, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। बिहार चाणक्य की धरती है, तो यहां राजनीतिक उथल पुथल भी अप्रत्याशित ही होते हैं। खुद नीतीश कुमार को इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब सियासत ने उन्हें मुख्यमंत्रियों के इतिहास में शामिल करने की दिशा तय कर दी। बिहार की सियासत का खेल इतना अनिश्चित है कि यहां का भविष्यवक्ता भी बेरोजगार हो जाता है। वही हुआ है। एक तिमाही बीती है बस बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। बम्पर बहुमत के बाद 3 महीने 15 दिन हुए हैं। आज दिन में कहें तो मात्र 105 दिन हुए हैं। आज चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया। सारे बयान, सारे वादे, सब कुछ पीछे छूट रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि राजनीति की नाव में कब हिचकोले आ जाएं, कुछ नहीं पता। कल का हीरो आज का जीरो भी हो सकता है। बिहार में बीजेपी को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है कि हमारे जितने भी जदयू परिवार, हमारे बिहार वासियों के जितने भी जनता है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री बने रहें। अब बीजेपी बिहार में निभाएगी बड़े भाई की भूमिका। बिहार का भविष्य माननीय मुख्यमंत्री हैं और आज भी जितना तेज गति से विकास करने का है, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे तभी विकास होगा। करीब 20 सालों से बिहार की सियासत में जमे नीतीश कुमार अब दिल्ली के रास्ते पर चल पड़े हैं। पटना में आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार की दूरी से अब बीजेपी को अपना सीएम बनाने का मौका मिल गया है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार भी बीजेपी के इस फैसले पर सहमत हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार में नीतीश के बाद सीएम कौन बनेगा, बीजेपी ने अभी इस नाम का खुलासा नहीं किया है। इस रेस में अभी कई नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि बिहार के एक डेप्यूटी सीएम का नाम लगभग तय माना जा रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जो बिहार के डेप्यूटी सीएम पद से अपने सियासत की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार निशांत के डेप्यूटी सीएम के ऑफर पर ही सीएम की कुर्सी छोड़ने पर सहमत हुए हैं, लेकिन बिहार के आम जेडीयू कार्यकर्ता इससे काफी खफा हैं। नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबरों के बीच जेडीयू कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं और आक्रोशित हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाते हुए एक जेडीयू के विधायक, अपने ही पार्टी के विधायक का विरोध करते हुए उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सीएम हाउस जाना चाह रहे थे वो विधायक, लेकिन उन्हें देखिए वापस जाने के लिए और गाड़ियों को पीटा जा रहा है। जेडीयू कार्यकर्ता लगातार घेराव कर रहे हैं। तो जेडीयू विधायक को कैसे यहाँ से भगाया गया है, जेडीयू विधायक को यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों भगा रहे हैं? अपने ही पार्टी के नेता ये भगा रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट किए थे। आज बिहार को बहुत बड़ा खतरा है, उनको इसीलिए हम लोग वोट बना कर दिए थे। क्या कार्यकर्ता क्रोध में है? आपके अलावा किसी को नहीं चाहता। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने इस बात की पहले ही घोषणा कर दी थी। तेजस्वी ने कहा कि आगे बीजेपी रबड़ स्टाम्प वाला सीएम देगी। तो वहीं बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की साख खत्म होती जा रही है, इस वजह से वो परेशान है। हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई है। विपक्ष परेशान है क्योंकि कुछ उसको मिल नहीं रहा है। हर दिन विपक्ष का जो साख है सबका है वो खत्म हो गया है, इसलिए बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के साथ जो जाएगा बीजेपी उसे खत्म कर देगी। हालांकि जेडीयू के केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा में बिहार का गौरव बढ़ाएंगे। जो बीजेपी के साथ आएगा वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही बात बिहार चुनाव के पहले हम लोग बार बार कह रहे थे, तब नीतीश जी नहीं समझ पाए और आज उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया। बिल्कुल उनको मुख्यमंत्री पद से वहां पे हटाया, अब अपना वहां पे मुख्यमंत्री पर बैठाएंगे और उसके बाद अब देखिएगा बिहार में क्या होगा। वो दिल्ली को भी गौरवान्वित करेंगे, सदन की भी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने ख्याति और सम्मान अर्जित किया है उसकी खुशबू बिहार में लंबे समय तक रहेगी। बिहार को लेकर अब विपक्षी दल चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन अब नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय हो चुका है। इसी के साथ ही अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलना भी तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार का नया सीएम आम जनता में नीतीश जैसी छवि बना पाएगा। सवाल यह भी है कि क्या बिहार की जनता नए सीएम को स्वीकार करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की सियासत में लॉन्चिंग सीधे डेप्यूटी सीएम के पद पर सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासत के बारे में नेता एक बात कहते हैं कि सियासत की चाल वही सबसे ज्यादा कामयाब होती है जो जनता को देर से समझ आए। लेकिन वहीं पर हमारा रोल शुरू होता है। हम आपको इन नेताओं की चाल बताते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
कल फिर राष्ट्र सर्वोपरि में इसी वक्त पर आपसे जुड़े मुद्दे और बड़े मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।